हेलो लाडलो, कैसे हो? सब ठीक ठाक। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? इर्रेशनैलिटी के बारे में। ये हमारा लास्ट वीडियो है हमारे रियल नंबर का और आपकी बुक का भी एक्चुअल में। इसके बाद आई डोंट थिंक कि हमें एनसीईआरटी की जो लास्ट एक्सरसाइज है उससे डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फिर वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। बट फिर भी हम लोग कहने के लिए डिस्कस कर लेंगे, एक बार देख लेंगे। जैसा भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे आप सजेस्ट करिएगा कि क्वेश्चन ये वाला नहीं बन रहा, तो हम लोग एक बार बात कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल हमारा जो मेन फोकस है वो है इर्रेशनैलिटी प्रूफ करने पर, ठीक है। तो इर्रेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो जो बेसिक वीडियो जो आपको कल बनाया था मैंने, वो आप जा करके देख लीजिए एक बार। द टू माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स करके एक वीडियो है, वो आप देखोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार उस वीडियो को आप देख लें तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग हमारे आज की वीडियो। कहाँ से? वही अपने इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए। आपको पता है कि रूट टू को हम लोग ऑलरेडी इर्रेशनल प्रूफ कर चुके हैं, है ना। कैसे? हम लोगों ने प्रूफ किया था कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। याद होगा आपको, क्या आया था वो? 1.4142 और आगे जा रहा था, ठीक है। याद होगा ऐसा कुछ आया था। और इसके लिए हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया था? बिकॉज इसका जो रिमाइंडर भी खत्म नहीं हो रहा था और ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसे था? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसको हम लोग इसको क्या बोल दिया था कि ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं वो बेसिक मेथड जो आपके काम की है, जो आपकी बुक में भी जरूरी है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए रूट टू को हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग इर्रेशनल? हम लोग इस मेथड से क्यों प्रूफ करते हैं? तो आपको एक मैथमेटिक्स का सिंपल सा रूल बताता हूं मैं आपको, कि मैथमेटिक्स का सिंपल सा रूल ये है कि उसमें चीजें या तो ट्रू होती हैं या फिर फॉल्स होती हैं। एट द सेम मोमेंट कोई चीज ट्रू और फॉल्स नहीं होती। यानी एम्बिग्यूअस जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमारे मैथमेटिक्स में नहीं होते। मैथमेटिक्स में सीधे सीधे सेंटेंसेस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। एम्बिग्यूअस करके कोई भी सेंटेंसेस नहीं होते कि कहीं पर ट्रू हो जाए कहीं पर फॉल्स हो जाए। वो सीधा होता है मैथमेटिक्स का असूल, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि रूट टू को प्रूफ करो कि इर्रेशनल है। हमें पता है कि रूट टू एक्चुअल में क्या है? इर्रेशनल है। रूट टू हमें पता है कि इर्रेशनल होता है, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। बट फिर भी उसने बोल दिया कि इसको प्रूफ करो। अब उसने सीधा सा बोला है कि आपको किस तरह से प्रूफ करना है, कि ये वाली बात तो हम जानते हैं लेकिन आपको अब ये तरीका यूज नहीं करना। तो हम लोग दूसरा तरीका कौन सा यूज करते हैं, वो बाय डेफिनेशन बाय डेरिवेशन हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर उसने बोला है कि रूट टू इर्रेशनल है तो हम लोग रूट टू इर्रेशनल प्रूफ करो। अगर वो बोल रहा है कि रूट टू इर्रेशनल प्रूफ करो तो उसका कहना क्या होगा? उसका कहना ये है कि रूट टू आपका कैसा है? रैशनल है। इर्रेशनल प्रूफ करने को बोला, इसका मतलब वो अपने आप में क्या मान के रखा हुआ है कि रूट टू रैशनल होगा। हमें उसको इर्रेशनल प्रूफ करने का सीधा सा एक तरीका ये है कि हम या तो रूट टू को इर्रेशनल प्रूफ कर दें, या फिर वो जो बोल रहा है कि रूट टू रैशनल है उसको गलत साबित कर दें। यानी अपने आप को सही साबित करने के दो तरीके होते हैं, या तो सामने वाले को गलत साबित कर दो या फिर खुद को सही साबित कर दो। जैसे कि उसने बोला कि रूट टू रैशनल है, हमने उसको गलत साबित कर दिया कि नहीं रूट टू रैशनल नहीं है, तो ऑटोमेटिक हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया कि रैशनल नहीं है तो क्या होगा? इर्रेशनल। दो ही तरह के तो नंबर एग्जिस्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को बस इतना प्रूफ करना है कि अगर उसका मानना है कि रूट टू रैशनल है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको इर्रेशनल प्रूफ कर देंगे या फिर नॉट रैशनल प्रूफ कर देंगे। नॉट रैशनल प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखते हैं लेट्स से रूट टू इज रैशनल। क्या है? रूट टू रैशनल है। हम मान लेते हैं कि रूट टू रैशनल है, उसका स्टेटमेंट मान लेते हैं। ये अपना सपोजिशन है। सपोजिशन मतलब हमने मान लिया है, अजम्पशन है हमारा,
ठीक है। अगर ये रैशनल है तो रैशनल को हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस। देन √2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q यहां पर हम लोग लिखेंगे वेयर P अपॉन Q, P एंड Q आर टू को प्राइम इंटीजर्स। पहली बात ये क्या है, ये इंटीजर्स हैं। दूसरी बात ये को प्राइम है। इसका मतलब को प्राइम का मतलब मैं आपको वापस बता देता हूं कि इन दोनों P और Q में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि P अपॉन Q लिखने का मतलब यही होता है कि दोनों को प्राइम होंगे। अगर कोई भी फैक्टर बीच में होगा तो वो अपॉन में पहले कट ही जाएगा, तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे। समझ में आ रहा है आपको? काटने के बाद लेंगे। पर इसने पहले ही बोला को प्राइम है, यानी 1 के अलावा कोई फैक्टर है ही नहीं, दोनों 1 के अलावा किसी से कटते नहीं है, तो हम लोग काट भी नहीं रहे हैं, तो P अपॉन Q लिख देते हैं। अब हम इस स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं। रूट है तो स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम लोगों ने स्क्वायरिंग भी कर दी। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड ही होती है, तो √2 पे भी स्क्वायर होगा और P अपॉन Q पे भी स्क्वायर होगा। अब क्या आता है, √2 का स्क्वायर यानी कि 2 होता है, और इधर क्या होगा P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। P एक इंटीजर है, Q एक इंटीजर है, तो P का स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, Q का स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा। अब क्या हुआ कि Q इधर आ गया, तो 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब आप ये सोचो कि P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं मैं। अब आप ये सोचो कि P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर का मतलब है कि P जो है वो इवन नंबर है, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर कोई भी नंबर Q है वो अगर 2C के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो इवन है, या 2N के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो क्या होता है, वो इवन होता है। 2 से अगर मल्टीप्लाई है इसका मतलब क्या है कि 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल यानी इवन है। ये पहला नंबर बताता है कि 2 का मल्टीपल है, दूसरा नंबर बताता है कौन सा मल्टीपल है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं since P is even, P स्क्वायर इज इवन, और P स्क्वायर इज इवन, P स्क्वायर अगर इवन है तो इसका मतलब P भी क्या रहा होगा, इवन, क्योंकि इवन का स्क्वायर ही इवन होता है। जैसे कि 2 का स्क्वायर ही 4 होगा, तो दोनों अगर स्क्वायर इवन है तो नंबर भी इवन होना चाहिए, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है, इवन का स्क्वायर इवन होता है। अगर P का स्क्वायर इवन है तो P भी कैसा हुआ, इवन हुआ। P is even, hence P is also even। अगर P भी इवन है तो हम लोग P को क्या लिख सकते हैं, सो P कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2, और कोई भी नंबर ले लो, C लिख दो, है ना, वेयर C बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी इवन नंबर को हम 2 मल्टीप्लाइड बाय एनी इंटीजर लिख सकते हैं, तो C को मैंने बोल दिया C बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। जैसे अगर मेरे पास में 8 होता है तो 8 को मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 लिख सकता हूं। अगर मेरे पास कोई इवन नंबर आता है 16 तो मैं इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिख सकता हूं, 8 लिख सकता हूं, ठीक है। तो सिमिलरली अगर P आया है तो यहां पर नंबर्स के फॉर्म में ना आकर के वो अलजेब्रिक फॉर्म में आ गए, ABCD के फॉर्म में आ गए, तो मैं ABCD में कोई इंटीजर मान लेता हूं कि ये बात तो पता है इवन है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर होगा। अच्छा, आगे की बात ये आ गया, इसको उठा के कहां पुट कर दूं मैं, यहां पर। ये बात याद रखना कि C भी एक इंटीजर है और इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर ही होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है। तो यहां पर मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, बाय इक्वेशन 1। अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं तो आपको समझ में आता है कि 2, ठीक है, Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P की जगह पे क्या रखूंगा, 2C, 2C का स्क्वायर। ये P की जगह मैंने 2Q स्क्वायर एज इट इज, P की जगह पे मैंने 2C रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब ये 2Q का स्क्वायर है इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है, C का स्क्वायर एज इट, 2 से कटेगा 2 1 जा 2 2 जा 4। अब आपको ये समझ में आ रहा है P इज इवन, तो इसका मतलब P अगर इवन है तो एक फैक्टर P का कौन हो गया, 2 इज अ फैक्टर ऑफ P। अब आप ये सोचो कि Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर, क्या हो गया, Q स्क्वायर इज इक्वल टू
2c²। इसका मतलब q² को मैं 2c के फॉर्म में लिख सकता हूं, और 2 मल्टीप्लाइड बाय एनी इंटीजर 2 मल्टीप्लाइड बाय एनी इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि ये एक इवन नंबर है, और अगर ये एक इवन नंबर है का मतलब है कि q का स्क्वायर क्या है, इवन नंबर है। q का स्क्वायर इवन नंबर है, मतलब q भी क्या हुआ, इवन नंबर। सिंस q² इज इवन, hence q is also even, और q is also even, that's why q and p both have 2 as common factor, क्योंकि since both are even। अब अगर दोनों इवन हो गए तो 2 उनका कॉमन फैक्टर हो गया, और अगर 2 उनका कॉमन फैक्टर हो गया तो हमें ये समझ में आ गया q और p दोनों कैसे नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 2 एक फैक्टर आ गया। को प्राइम का तो सिंपल सा रूल होता है कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 के अलावा कुछ हो नहीं सकता, बट यहां पर दोनों के इवन प्रूफ होने की वजह से क्या हो गया, 2 एक कॉमन फैक्टर हो गया। 2 के कॉमन फैक्टर होने की वजह से दोनों को प्राइम नहीं रहे, और अगर दोनों को प्राइम नहीं रहे तो हम लोग अपने जो बेसिक फैक्ट्स जो हम लोग मान करके आए थे, जो assumption फिर मान करके आए थे, उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। और अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है तो इसका मतलब है कि ये वाला सेंटेंस स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, और अगर दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर गई तो हमारा जो बेसिक assumption था, जो हम लोगों ने मान के रखा हुआ था कि जहां से हम लोगों ने क्वेश्चन गलत शुरू किया था वहीं पर क्वेश्चन गलत हो गया। क्योंकि कभी भी अगर आप assumption गलत मानते हो, अगर आप assumption गलत मान लेते हो तो आपका पूरा क्वेश्चन जो होता है लास्ट में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है, क्योंकि वो गलत assumption आपको गलत रिजल्ट पर लेकर के जाता है। ठीक है, अगर आप बबूल बोओगे तो आपको आम नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है ना। तो सीधी सी बात है, हम लोग लिख देते हैं यहां पर, this contradicts the fact that p and q are coprime, hence our assumption that √2 is rational is wrong। और अगर हमारा assumption √2 is rational is wrong हो गया तो हम लिखेंगे so √2 is equal to irrational। Got my meaning? क्या बोला, सबसे पहले √2 को हम लोग रैशनल अज्यूम किया, फिर इसके बाद में √2 अगर रैशनल है तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में लिखा तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होने का मतलब p और q दोनों कोप्राइम होंगे। कोप्राइम का मतलब होगा कि दोनों में एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। दोनों में अगर कोई एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब होगा कि दोनों की स्क्वायरिंग कर देते हैं हम लोग, क्योंकि रूट आ रहा है। तो हम लोग आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। इस स्क्वायरिंग करने पर √2 का रूट हट गया है, 2 बच गया है, p का स्क्वायर हो गया, q का स्क्वायर हो गया, q को हमने इधर भेज दिया तो 2q² हो गया, p² एज इट इज। अब क्योंकि q² के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी वजह से ये कैसा हो गया, ये 2q² हो गया। अगर ये 2q² होने की वजह से क्या होगा, ये इवन हो गया, और इवन है तो इसका मतलब p का स्क्वायर अगर इवन है तो p भी कैसा होगा, इवन होगा, क्योंकि इवन का स्क्वायर ही इवन होता है। आगे की कहानी ऐसी होती है कि सो p = 2c, क्योंकि इवन नंबर को हम 2 के मल्टीप्लाई में कुछ भी लिख सकते हैं और c अपना इंटीजर है। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो इसको उठा के हमने इक्वेशन 1 में पुट करा, 2q² एज इट इज, p का स्क्वायर हो गया 2c², अगर p का स्क्वायर हो गया 2c² तो 2q² इज इक्वल टू 2c², 2 का स्क्वायर 4 होता है, c का स्क्वायर c² हो गया आपके पास में। 2q², 2 से 4 कट गया, 2 बच गया आपके पास। q² इज इक्वल टू 2c², अगर q² अगर 2c² हो गया तो सीधी सी बात है कि q अगर इवन आ रहा है तो आपका
क्यू स्क्वायर अगर इवन आ रहा है तो क्यू भी इवन हुआ। क्यू के इवन होने से हम लोग यहां पहुंचते हैं कि पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, बट क्योंकि दोनों इवन हो गए तो टू तो ऑटोमेटिक बेसिक फैक्टर होता है इवन नंबर का, तो टू दोनों में कॉमन हो गया। टू दोनों में कॉमन हो गया तो ये इसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, इसको कॉन्ट्रडिक्ट करने की वजह से, क्योंकि इसका बेस ये था, ठीक है, इसका बेस ये था। अगर ऊपर वाला कॉन्ट्रडिक्ट करेगा तो बेस हिल गया, बेस हिल गया का मतलब है कि रूट टू रैशनल बचा ही नहीं है, तो कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से हमने क्या बोल दिया, अगर रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इररेशनल होगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग अगली मेथड पर चलते हैं। ओके, चलो समझते हैं। मशरूम को हिंदी में कुकुरमुत्ता क्यों कहते हैं? ओके, सेकंड हम लोग प्रूव करते हैं मेथड 2, बट उससे पहले हम लोग समझते हैं एक थ्योरम एनसीईआरटी 1.3 थ्योरम। 1.3 या 1.2 बात तो एक ही है, ठीक है। अभी आपका 1.2 हो गया, पहले आपका 1.3 था। 1.3 थ्योरम बोलता है, और उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि मान लो मैं स्क्वायर नंबर लिखता हूं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ठीक है। इसके आगे भी आप चाहो तो लिख सकते हो 121, 144, 169, 196, 225, 225 के बाद में भी कुछ लिखना हो तो 256 आ जाता है एक, और भी आगे अगर आपको जाना हो तो 256 के बाद में कौन आ जाता है, 289 आ जाता है, फिर 324 आ जाता है। आई थिंक इतने काफी है। अब आप इनमें से देखो कि कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं 2 से डिविजिबल कौन कौन है। 2 से डिविजिबल है 4, 2 से डिविजिबल है 16, 2 से डिविजिबल है 36, 2 से डिविजिबल है 64, 2 से डिविजिबल है कौन है, 2 से डिविजिबल 100, 2 से डिविजिबल है 144, 2 से डिविजिबल है 196, 2 से डिविजिबल है कौन कौन 2 से डिविजिबल है, हाँ 196 के बाद में 256, 256 के बाद में डिविजिबल है 324। बाकी 3 से कौन कौन डिविजिबल है वो भी देख लेते हैं। 3 से डिविजिबल है 9, फिर है 36, फिर है 81, फिर है 144, फिर 225, फिर है 324। ये 3 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल देखी जाए तो 5 से डिविजिबल 25 है, 5 से डिविजिबल 100 है, 5 से डिविजिबल 225 है, बस इतना ही है, ठीक है। काम की बात क्या है? काम की बात ये है कि आप ये सोचो 2, 3, 5 क्या है? 2, 3, 5 है प्राइम नंबर्स, प्राइम 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 नंबर्स है, ठीक है। ये सब क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर्स है। मान लो कोई भी नंबर ए अगर एक नंबर है तो ये सब क्या है, ये ए स्क्वायर्स है। ये क्या है? ये समथिंग कोई नंबर के ए स्क्वायर है। कोई नंबर ए मान लेते हैं, उसके क्या है, ये सब ए स्क्वायर है। ये भी क्या है, ए स्क्वायर है। अब आप ये सोचो, इनके ए सोचो,
ये वो ए स्क्वायर हैं जो p से डिविजिबल हैं, यानी कि प्राइम नंबर से डिविजिबल है, प्राइम नंबर p, प्राइम नंबर p, प्राइम नंबर p से डिविजिबल है। अब आप इनके नंबर सोचो, नंबर सोचोगे आप, एक आएगा 2, इसका आएगा 8, इसका आएगा 6, इसका आएगा 4, इसका आएगा 6, इसका आएगा 10, फिर उसके पहले एक आएगा 8, फिर आएगा 12, फिर आएगा 14, फिर आएगा 16, फिर आएगा 18। ये क्या है? ये a है। इनको देखो जरा, इनके a देखें, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा। ये सब क्या है? ये एज है। इनके a सोचो, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा। ये भी क्या है? a है। अब आप ये सोचो कि जो प्राइम नंबर था p, प्राइम नंबर था p, ये स्क्वायर a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था। किसको डिवाइड कर रहा था? p डिवाइड्स किसको? a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो अब आप ये सोचो, क्या 2a को भी डिवाइड कर रहे हैं ये नंबर? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या 3 इनको भी डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या 5 इनको भी डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन ऑल्सो डिवाइड्स a। दिस इज योर थ्योरम। कौन सा वाला? 1.3। अब समझो आप बात को। थ्योरम 1.3 says if a prime number p divides square of any number, any positive number या negative number a square, if p divides square of any number a square, p divides a square, then p also divides a. If p divides a square, then p also divides a. ये आपका 1.3 बोलता है, मैं नहीं बोलता। आपको फील आई या नहीं आई, इस बात के लिए मैं श्योर हूं कि अब आपको ये वाली बात कभी नहीं भूलोगे आप। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये भी श्योर है कि p a को भी डिवाइड करेगा, प्रोवाइडेड दैट p शुड बी प्राइम नंबर एंड a शुड बी एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर मतलब एनी पॉजिटिव नंबर। क्लियर है? अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब जब भी मैं बोलूं 1.3 याद करो, तो 1.3 याद रखना। डिवाइड करने का मतलब तो पता ही है आपको। चलो मेथड 2 देख लेते हैं। हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, इस बार मैं 5 को प्रूफ करता हूं, रूट 5 को प्रूफ करता हूं इर्रेशनल। तो रूट 5 को इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए मैं इसको क्या मान लूं? इसको मान लेता हूं मैं रैशनल। लेट्स से रूट 5 इज रैशनल। इफ इट इज रैशनल देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। देन इस एजम्पशन की वजह से हम लोगों ने क्या लिखा? रूट 5 को लिखा p अपॉन q, जहां पर हम लोग p एंड q आर कोप्राइम्स। क्या है? कोप्राइम्स है। कोप्राइम मतलब p एंड q डू नॉट हैव एनी अदर फैक्टर एक्सेप्ट कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग आगे चलते हैं। ये हो जाएगा अपने पास में कितना? रूट 5q इज इक्वल टू p। मतलब क्या हुआ? दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड की मैं बात कर रहा हूं तो ऑफ कोर्स हम लोग स्क्वायर ही करेंगे। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा q स्क्वायर, ये हो जाएगा p स्क्वायर। अब q स्क्वायर अपने आप में एक इंटीजर है, तो p स्क्वायर अपॉन में 5 आ जाएगा। अब q स्क्वायर अगर इंटीजर है, p स्क्वायर में 5 का डिवाइड करने पर क्या मिल रहा है? p स्क्वायर में 5 का डिवाइड करने पर मिल रहा है मुझे एक इंटीजर। p स्क्वायर में 5 का डिवाइड करने पर एक इंटीजर
एक इंटीजर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 5 p को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, क्योंकि डिवाइड करने पर इंटीजर मिलने का मतलब क्या होता है कि ये कंप्लीटली डिवीजन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो p स्क्वायर डिवाइड्स, सो 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। और अगर 5 एक प्राइम नंबर है जो कि किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 1.3 सेज, सो थ्योरम 1.3 सेज, 1.3 मतलब आपकी एनसीईआरटी की, वहां पर सिंपल थ्योरम लिख देना आप, ठीक है। थ्योरम सेज इफ p स्क्वायर, इफ थ्योरम सेज इफ 5 divides p square then 5 also divides p। 5 किसको भी डिवाइड करेगा, p को डिवाइड करेगा। अगर अब 5 p को डिवाइड करता है तो इसका मतलब हो गया हेंस 5 is a factor of p। और अगर 5 फैक्टर है p का तो इसका मतलब p5 का कौन हुआ, मल्टीपल। दैट्स वाई सो p इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। कौन सा मल्टीपल है, मान लेते हैं cth मल्टीपल है p का। अगर 5 p का एक फैक्टर है तो सीधी सी बात है कि p कौन हुआ, 5 का मल्टीपल हुआ। अगर ये मल्टीपल है तो ये कोई सा 5 का कोई सा नंबर का मल्टीपल होगा ना, 5वां, 6वां, 7वां। तो हम लोगों ने कौन सा मान लिया, cth, ठीक है। मान लेते हैं कि cth मल्टीपल है p का, 5 का कौन, p। तो इसको उठा के कहां पुट करें हम, इक्वेशन 1। तो बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1 लेते हैं हम लोग। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये p की जगह पर रख दिया मैंने 5c का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या रख दिया, 5 रख दिया। अच्छा जी, अब क्या होता है, अब होता है ऐसा है कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25, c स्क्वायर अपॉन में 5। तो 5 1 जा एंड 5 5 जा, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, q स्क्वायर अपॉन में 5। अब याद करो कि c कौन था, c अपने आप में एक इंटीजर था। अगर c इंटीजर था तो c का स्क्वायर भी कौन हुआ, इंटीजर, ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी। और अगर c स्क्वायर एक इंटीजर है तो इसका मतलब q स्क्वायर में 5 से डिवाइड करने पर क्या मिला, एक इंटीजर मिला। और अगर q स्क्वायर में 5 से डिवाइड करने पर एक इंटीजर मिला तो इसका मतलब है कि q स्क्वायर भी तो 5 का मल्टीपल हुआ, है ना। और थ्योरम 1.3 says if 5 divides q square then 5 also divides q। और अगर 5 also divides q then 5 also a factor of q, hence 5 is common factor between p and q, क्योंकि 5 तो p का भी फैक्टर था, hence 5 is a factor of p and 5 is a common factor, 5 is also a factor of q। तो 5 तो एक कॉमन फैक्टर होगा p and q का, बट आर assumption says that p and q are co-prime and p and q, but this again contradicts the fact that p and q are co-prime and hence our assumption
that √5 is rational, wrong. So √5 is irrational. समझ आ गया? √5 irrational है। इतनी बातें क्लियर है। दोबारा से एक बार मैं रिवाइज करवाता हूं इसको। √5 इज इक्वल टू रेशनल हम लोगों ने मान के रखा था, अगर रेशनल है तो √5 P/Q के फॉर्म में आप लिख सकते हो। √5 को P/Q के फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि P और Q कैसे हैं, कोप्राइम होंगे। कोप्राइम होंगे तो इसका मतलब दोनों में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा, दोनों के बीच में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे Q को मल्टीप्लाई करेंगे, √5Q हो जाएगा, साथ इज इक्वल टू P आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब हो गया कि 5Q स्क्वायर हो जाएगा, P का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 को भेजता हूं इधर, तो पहले तो आप यहीं से समझ लो कि 5 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर लिखा हुआ है, तो P अपने आप में 5 का मल्टीपल हुआ, और 5 कौन हुआ, फैक्टर हुआ 5 का। बट हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5 लेते हैं, जिसकी वजह से हमें मिलता है कि 5 से अगर हम P को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें Q स्क्वायर यानी कि इंटीजर मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि 5 अपने आप में क्या हुआ, फैक्टर हुआ P का। बट हम लोग फिर भी थ्योरम का यूज करते हैं। थ्योरम बोलते हैं हमारे लिए 5 P स्क्वायर को डिवाइड करता है, जिसका मतलब है कि 5 P को भी डिवाइड करेगा, 5 ऑल्सो डिवाइड्स P। तो इसका मतलब हो गया अगर 5 P को डिवाइड कर रहे हैं तो 5 कौन हुआ, P का फैक्टर हुआ, तो P कौन हुआ, 5 का मल्टीपल हुआ। और अगर 5 का मल्टीपल है P, तो हम लोगों ने मल्टीपल्स को लिखने का तरीका सीखा हुआ है, शॉर्ट्स में भी दिया हुआ है, वो वीडियो हम लोगों ने अपलोड की थी, उसके अंदर आप देखोगे कि हम लोग मल्टीपल को लिख सकते हैं। ये वाला जो पहला नंबर होता है ये बताता है किसका मल्टीपल है, ये बताता है कौन सा मल्टीपल है, और ये होता है मल्टीपल। तो P कैन बी रिटन इन 5 इंटू दैट नंबर ऑफ मल्टीपल, ठीक है। तो Cth मल्टीपल है तो C क्या होगा, अपने आप में एक इंटीजर होगा। अगर ये इंटीजर है तो P इज इक्वल टू 5, C को मैं पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट कर तो Q स्क्वायर अपनी जगह पे गया, P की जगह पे 5C आ गया, 5 अपॉन में है Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5C। 5C का हो गया स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, और C स्क्वायर एज इट इज 5 से 5 कट गया, बचा क्या, 5 बचा, ठीक है। 5 है जो 25, तो 5C स्क्वायर। अगेन आपके पास में सेम चीज है, Q भी क्या है, Q स्क्वायर अपने आप में एक इंटीजर है, और C स्क्वायर अपने आप इंटीजर है, तो 5 का मल्टीपल यानी कि 5 का मल्टीपल हो गया Q स्क्वायर। पर फिर भी हम लोगों ने 5 को नीचे भेजा और डिवाइड करा Q स्क्वायर में। Q स्क्वायर में डिवाइड करने में पता चला कि इंटीजर आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि 5Q को भी पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, और अगर 5Q को भी पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब हो गया थ्योरम 1.3 सेज 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स Q। 5 अगर Q को डिवाइड करता है तो 5 फैक्टर हो गया Q का। अब हम लोग पहले देख चुके हैं कि 5 P का भी तो फैक्टर है, लेकिन उस वजह से क्या हुआ कि 5 कॉमन फैक्टर हो गया P और Q का, लेकिन हम लोग मान कर क्या है कि P एंड Q आर को प्राइम, P एंड Q आर को प्राइम है। तो हम लोगों का ये फैक्ट कि 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है, ये कॉन्ट्रडिक्ट हो जाते हैं दोनों सेंटेंस, या तो को प्राइम हो सकते हैं या 5 फैक्टर हो सकता है। दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर गए, वो किस वजह से, क्योंकि हमने अजम्पशन गलत मान के रखा था। तो हम अपनी गलती को स्वीकार करते हुए बोलते हैं कि हे भगवान, ये दोनों सेंटेंसेस गलत हैं, इसलिए हमें क्षमा करो। हम लोग अपनी बात को वापस लाते हैं, और हम इस तुच्छ प्राणी को जिसने बोला था कि √5 रैशनल है, उसको हम लोग बताना चाहते हैं कि √5 रैशनल नहीं है, √5 इर्रेशनल है। अपने शब्द वापस ले लो, हैंस प्रूव्ड। हाँ भाई, दोनों मेथड आपको समझ में आ गए। अब एक कुटर पुटर वाला क्वेश्चन है, छोटा सा है, उस चीज को भी बता दूं। उस चीज में मैं आपको रैशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी भी क्लियर कर दूंगा क्यों पढ़ाई गई थी, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, शानदार। तो मैं पूछ रहा था कि मशरूम का हिंदी में नाम कुकुरमुत्ता क्यों है। आज तुम्हारी डीपी में ये कुत्ता क्यों है। मशरूम का नाम हिंदी में कुकुरमुत्ता क्यों है, आज तुम्हारी डीपी में ये कुत्ता क्यों है। भोपाल में कहीं तेल निकल आएगा, आखिर यहां पर इतना कुत्ता क्यों है। ओके, चलो भाई आगे चलते हैं। हम लोग कहां पर चल रहे थे, जैसे आपके पास में एक नंबर था कि प्रूफ 5 प्लस में 3√5 एस इर्रेशनल,
ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना कि 5 प्लस में √3, इस टाइप के जो भी आपको क्वेश्चन प्लस माइनस जैसे भी हो सकते हैं, अपॉन में हो सकते हैं, आपको बस सॉल्व करना है। √5 आपको पता है कि ये इरेशनल है, अब हमें ये नंबर पूरा इरेशनल प्रूफ करना है। तो हमारा वही होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन जो हम लोगों ने पहले करी थी, सबसे पहली जो मेथड करी थी उसको मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं। इसको भी मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ही बोलते हैं, इसके पहले जो प्रूफ करी थी, बट उसके अंदर 1.3 प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, तो उसको मैंने मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बोला कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर और रेशनल नंबर यूजिंग प्रॉपर्टी 1.3, तो मैंने उस तरह से उसको बना दिया था। आगे अपन लोग इस नंबर को प्रूव कर रहे हैं इरेशनल। करें, चलो भाई। तो इरेशनल हम लोग कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट मानते हैं कि लेट से हम आपकी बात से सहमत हैं कि 5 प्लस में 3√5 एक रैशनल नंबर है। सीधी सी बात है कि अगर सामने वाला आपसे बोले कि आज तुमने नहाया है, प्रूफ करो, तो उसने क्या मान के रखा है अपने आप में कि हमने नहीं नहाया है। ठीक है, अब उसने बोला है कि इरेशनल प्रूफ करो, तो एक्चुअल में उसने क्या मान के रखा है कि इरेशनल है, हम उसकी बात मानते हैं। अगर ये रेशनल है देन 5 प्लस 3√5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जहां पर P एंड Q, यार PQ बहुत मान लिया यार, A भी मान लेते हैं, आज बहुत मान लिया PQ को, A भी मान लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। A एंड B आर को प्राइम इंटीजर्स। इंटीजर्स ही क्यों ले रहा है भाई, रियल नंबर क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि उसने बोला है ना कि रेशनल नंबर में A और B यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए, इसलिए को प्राइम इंटीजर्स ले रहा है। हाँ, ज्यादा बड़ी बात थी नहीं, छोटी सी तो बात थी। क्या करें, भेज देते हैं, उठा के भेज देते हैं इधर। 5 को भेज देते हैं पहले, ये हो जाएगा 3√5 इज इक्वल टू 5 इधर आएगा, A अपॉन में B माइनस में 5 अपॉन 1, दोनों का एलसीएम आएगा, क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 1A हो जाएगा, 5B का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये जाएगा 5B। अब ये हो जाएगा 3√5। अच्छा जी, 3 को भेजो इधर, तो √5 इज इक्वल टू A माइनस 5B अपॉन में 3B। सिंस A माइनस 5B, A एक इंटीजर है, B एक इंटीजर है, A और अगर B दोनों इंटीजर हैं तो सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स में क्लोजर होता है, याद है, क्लोजर होता है। इज इक्वल टू क्या हुआ, इसका मतलब ये भी इंटीजर हुआ, A माइनस 5B भी एक इंटीजर हुआ, 3B मल्टीप्लीकेशन भी तो क्लोजर होता है, ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, इंटीजर हुआ। ठीक है, क्लोजर वाली वीडियो देख लेना भाई, इससे पहले लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ज्यादा अच्छा। अगर नहीं समझ में आ रही हो ना तो जाकर एक बार उसको देख लेना, ये सारे टर्म समझ में आने लगेंगे, ऑटोमेटिक जादू हो गया उसमें। हाँ, इसीलिए बनाई थी वो वीडियो। अब समझ में आ रहा है ना? गोविंद सर बिना बात के कोई वीडियो नहीं बनाते, याद रखना ये बात। अगर वीडियो डाली है मैंने वहां पर आपकी नेक्स्ट लेक्चर के पहले अगर मैंने कोई भी वीडियो डाला है, याद रखना, बता रहा हूं अभी से कि अगर मैंने आपका लेक्चर है कल नेक्स्ट और उसके पहले मैंने अगर कोई सा वीडियो डाल दिया आपको सजेस्ट करके, अगर मैंने नाइन्थ क्लास पढ़ा रहा हूं, सपोज 9th का कल एक लेक्चर आने वाला है और 9th में अगर मैंने कोई सी वीडियो डाली है, इसका मतलब समझ लेना 100% यूज करने वाला हूं मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में। फालतू नहीं होती वीडियो, ऑलवेज उस पर डिपेंड करती है, फैला देना ये मैसेजेस, ठीक है ना? तो A माइनस 5B इज इक्वल टू इंटीजर, 3B इज इक्वल टू इंटीजर। अगर दोनों इंटीजर है तो ऊपर वाला इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है, और दोनों इंटीजर मतलब क्या हुआ, इंटीजर अपॉन इंटीजर तो रैशनल हो गया, हेंस दिस नंबर इज रैशनल। अब ये सोचो, दूसरी बात दूसरे तरीके से सोच लो कि ये रैशनल और ये रैशनल, तीनों ही अगर रैशनल है तो टोटल मिलाकर भी तो रैशनल ही आएगा। इट मींस A माइनस 5B 3B इज इक्वल टू रैशनल। That implies, what implies? √5 is also rational.
बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, क्योंकि ये रैशनल तो इसका मतलब ये भी रैशनल ही हुआ ना, बट हमें तो पता है कि √5 इरैशनल होता है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज irrational. Hence 5 plus में 3√5 is irrational. यहां पर लिख दो hence proved, मुर्गियां सिद्ध हुई. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट योर रियल नंबर्स. अभी भी कुछ छोटे मोटे अगर टॉपिक्स मिलेंगे या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी लेक्चर में, तो कमेंट सेक्शन खोल के रखा हुआ है मैंने, वो इसी काम में आता है कि आप मुझे सजेस्ट करिए कि सर ये टॉपिक पे हमें प्रॉब्लम हो रही है. तो अगर कोई वीडियो मैंने डाला होगा तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, और अगर वीडियो नहीं डाला होगा तो आई विल ट्राई टू मेक अ शॉर्ट वीडियो और अ लॉन्ग वीडियो ऑन द कंप्लीट टॉपिक. डिपेंड्स ऑन which type of topic is this. Is it easy to make a full video on it, or it will be helpful to make a short video? Okay, रील्स में काम चलेगा, शॉर्ट्स में काम चलेगा, तो मैं शॉर्ट्स भी डाल दूंगा उसके. डोंट वरी, यू आर टोटली ओपन टू क्वेरीज. ओके, सो मेक क्वेरीज पता नहीं क्या होता है यार, क्वेरीज ही होता है. मेक क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन and we'll meet with your new chapter, polynomials. Till then, keep watching.